जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ऐसा 55 प्रश्नों का पूरा मॉक टेस्ट साथियों देखने जा रहे हैं, जिस मॉक टेस्ट को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि यहां से आपका मैक्सिमम पेपर फंसेगा। तो आप चाहते हैं साथियों कि सामान्य ज्ञान के सेक्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, तो इन 55 क्वेश्चन को साथियों लगाइएगा। और मैं कहूंगा साथियों, मैं तो आपको एक टारगेट दूंगा कि अगर आप इन 55 क्वेश्चन में से क्या तकरीबन साथियों 20 से 22 सवाल अगर आप सही कर रहे हैं तो साथियों बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश कीजिएगा कि 55 प्रश्नों में से 20 से 22 सवाल आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों। 20 से 22 मिनट में हम इस क्लास को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के कार्यकाल में हुई थी साथियों, बताइए। यानी कि इब्न बतूता जो आया था ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। ये कौन से वर्ष में आया था साथियों? ये 1331 में नहीं बल्कि 1333 में आया था। क्या साथियों? ये 1333 में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। कौन? इब्न बतूता। और ये मोरक्को में रहता था, मोरक्को का निवासी था ये। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि टोडा, ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। टोडा क्या है? टोडा एक जनजाति है। तो टोडा जनजाति जो है ये कहां पर पाई जाती है? मैं बता देता हूं साथियों, टोडा जनजाति अगर पूछे कौन से राज्य में पाई जाती है तो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। और नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर है साथियों? तमिलनाडु में। तो जो लोग भी यहां पर हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ में कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन कहां पर होता है, बताइए। तो पूरे विश्व की अगर बात करें, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन चीन देश में होता है। कहां पर होता है साथियों? चीन देश में होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? देखिए सड़क ए आजम जब हम बात करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था। सड़क ए आजम की अगर बात करें तो इसको साथियों ग्रांड ट्रैक रोड भी तो कहा जाता है, आपको पता होगा। अगर बात करें साथियों ग्रांड ट्रैक रोड को किसने बनवाया तो साथियों शेरशाह सूरी, आपको बताना है शेरशाह सूरी। या सड़क ए आजम की बात करें किसने बनवाई तो शेरशाह सूरी, आपको बताना है। एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि इसको बहुत पहले यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या था? सड़क ए आजम का इसका प्राचीन नाम क्या था साथियों? उत्तरापथ इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरापथ इसको कहा जाता था, ग्रांड ट्रैक रोड को। उसके बाद देखिए इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या साथियों नमक है? देखिए जब इंसुलिन क्या होता है साथियों, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी होता क्या है साथियों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है ना तो साथियों ऑटोमेटिक शर्करा की मात्रा, क्या साथियों, बॉडी में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है साथियों तो मधुमेह नाम का एक रोग हो जाता है। मधुमेह रोग यानी कि साथियों डायबिटीज जिसको कहा जाता है। तो अगर बात करें इंसुलिन एक प्रकार का क्या है तो हार्मोन है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दिल्ली में जो पुराना किला है इसके भवनों का निर्माण साथियों किसने करवाया, मुझे बताइए। तो दिल्ली में जो पुराने किले के भवन है इसका निर्माण साथियों शेरशाह सूरी ने करवाया। ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा शेरशाह सूरी ने और क्या क्या बनवाया? अगर आपसे पूछे कि शेर मंडल, क्या शेर मंडल साथियों किसने बनवाया तो शेरशाह सूरी ने ही शेर मंडल बनवाया। उसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किला ए कोहना नामक मस्जिद, क्या साथियों? किला ए कोहना नामक मस्जिद, क्या साथियों? किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण साथियों किसने करवाया? ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो शेरशाह सूरी ने करवाया। उसके बाद देखिए प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने साथियों चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम फतेह नाम के इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपका एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम इस बार हर हालत में मैं फतेह करवाऊंगा। चाहे साथियों मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे द्वारा कितनी भी मेहनत करवाई जाए, लेकिन अगर बात करें एग्जाम अगर आपका साथियों नहीं निकला तो इससे गंदी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि अगर बात करें साथियों, मैंने पिछली बार जो आपका फरवरी में पेपर हुआ था ना, फरवरी 2024 में,
साथियों इसमें हजारों सिलेक्शन लिए हैं। तो आप अगर दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस बार अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार आपकी पढ़ाई में कोई कमी रह गई होगी, आपने पूरी क्लासेस सभी क्लासेस को अटेंड नहीं किया होगा, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो जो कमी है साथियों क्लास ना अटेंड करने की, तो ये आप अगर गारंटी देते कि मैं सारी क्लासेस अटेंड करूंगा, उसके अलावा अगर बात करें जो भी वीडियोस आए, जो भी कंटेंट में पढ़ाऊं उसको साथियों पढ़िएगा। और दूसरी बात साथियों मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप क्लास ले तो आपका ध्यान क्लास में होना चाहिए। आपको सब मैं तैयार करवा दूंगा, सब कुछ मैं आपको क्लास में ही तैयार करवा दूंगा, बाकी आपको साथियों कोई दिक्कत कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक तो आपका बनता है, क्योंकि हर वीडियो को बिना लाइक करे साथियों आप जाते हो तो ये बहुत गंदी बात है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप 1 सेकंड का लाइक नहीं दबा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों लाइक का बटन आपने दबा दिया होगा। और यहां पर अगर बात करें कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इनका नाम क्या था साथियों? वासुदेव मावलंकर था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जीवी मावलंकर इनका नाम था, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है मुझे बताइए। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और आपसे पता क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है साथियों कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 4 जनवरी बता देना है। क्या आपको बता देना है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा अगर 9 जनवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, वो आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस, क्या साथियों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को साथियों 2 इंपॉर्टेंट डे आपसे पूछे जाते हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस, क्या साथियों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। या अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, क्या विश्व हास्य दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो ये दोनों दिवस साथियों 10 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम सुचिता कृपलानी था। ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहां पर है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहां पर है साथियों? इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड के कहां पर है? इंग्लैंड के क्यू में है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था मुझे बताइए। लखनऊ की अगर बात करें तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो किसे साथियों दामोदर नदी से निकाला गया है? मैं कहूंगा एडन नहर जो है ना, एडन नहर, इस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर एडन नहर की बात करें साथियों, ये किसकी एक नहर है? ये पश्चिम बंगाल की नहर है। क्या पश्चिम बंगाल की नहर है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में भारत देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था? यानी कि 2001 से 11 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है ना, इसका प्रतिशत कितना था? मैं आपको बता देता हूं साथियों कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी थी, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो अगर बात करें 17.7% जनसंख्या बढ़ी थी, आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए क्या साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या यहां पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे विरासत योजना की शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश ने। अगला सवाल है कि किस वर्ष हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था साथियों? 1651 में हुगली के तटों पर भारत का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है 55 सवाल देखेंगे और मेरा मानना है कि ये पूरी जीएस के 55 टॉप लेवल के क्वेश्चन है। आप सभी लोग साथियों एग्जाम फतेह को जुड़ जाइए साथियों, टच में रहिए, क्योंकि जो कंटेंट आपको दिया जाएगा एग्जाम में आपसे वही सवालात पूछे जाएंगे। अब यहां पर अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान, भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं साथियों, इसकी आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से साथियों मुझे यहां पर आप लोग क्या कमेंट करके आंसर बता दीजिए। तो अगर बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना को जाना जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल संविधान की प्रस्तावना को साथियों संविधान की आत्मा
आत्मा ही तो कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मोहिनी अट्टम नृत्य साथियों कहां पर किया जाता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर किसी भी नृत्य के अंत में अट्टम आ जाता है तो वो साथियों केरल का होता है। केरल का एक और है साथियों कथकली। कथकली अगर आपसे पूछे या अट्टम आ जाए तो वो आपका केरल का होगा। ये बात आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा और तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम यानी कि टेम्परेचर जो रहता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साथियों 36.89 डिग्री सेल्सियस साथियों ये हो जाएगा। यानी कि डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो ये देखेंगे, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये देखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो किससे होकर साथियों, जोजिला दर्रे की अगर बात करें तो जोजिला दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, मुझे बताइए। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मैं कहूंगा भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और 10वीं सदी की अगर बात करते हैं ना तो साथियों 10वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे पहले नंबर पर थी। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी साथियों 10वीं सदी में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है चिपको आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे। देखिए ये पेड़ों के संरक्षण करता है, पेड़ पौधों की यानी कि पादप संरक्षण से संबंधित है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृक्षों की कटाई से संबंधित है। मुगल सम्राट ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी बताइए, तो किसको दी थी साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर बात करें विलियम हॉकिंस की तो विलियम हॉकिंस कह लो या कैप्टन हॉकिंस की अगर बात करें, इनको साथियों इंग्लिश खान की उपाधि दी थी मुगल सम्राटों के द्वारा। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बताइए। तो अगर बैकाल झील की बात करते हैं तो बैकाल झील साथियों सबसे प्राचीन और सबसे गहरी झील मानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सर्वाधिक जल क्षमता वाली झील कौन सी है, क्या विश्व की सबसे ज्यादा जल क्षमता वाली साथियों झील कौन सी है, तो कैस्पियन झील जो है ना ये विश्व की सर्वाधिक जल क्षमता वाली झील है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था, यानी कि नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध में साथियों, इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि को साथियों लौटा दिया गया था, परित्याग कर दिया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों बलवंत राय मेहता की जब हम बात करते हैं BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है, तो भारत का प्रथम डिजिटल गांव साथियों कहां पर है, इसका नाम अगर बात करें गुजरात में है, लेकिन उस गांव का नाम क्या है, तो उस गांव का नाम है साथियों अकोदरा। उस गांव का नाम क्या है, उस गांव का नाम है अकोदरा नाम है। ये भी आप सभी लोगों को यहां पर क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है बताइए। तो देखिए भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसको अंतिम मंजूरी जो है ना वो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। कौन देता है साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, अगर गठन के बारे में पूछा जाए तो साथियों 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए और अगर बात करते हैं साथियों अगले सवाल की कि निम्नलिखित में से सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया किसने। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, दूसरा होता है साथियों 1931 में, तीसरा होता है साथियों 1932 में। तो कहने के तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो एक तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर A और B वाला, ये B है, ठीक है ना। तो इन दोनों का नाम आप लोग क्या रखेंगे, इन दोनों का नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश अगर आपका उत्तर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गेहूं के मामले में भी पहले नंबर पर है, ये आलू के मामले में भी पहले नंबर पर है, ये गन्ने के मामले में भी पहले नंबर पर है। उसके बाद देखिए वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत के पास थी, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं तो 17.5% साथियों जनसंख्या है भारत के पास पूरे विश्व की,
ठीक है, यानी कि अगर पूरे विश्व में 100% लोग हैं तो भारत के पास 17.5% लोग हैं। उसके बाद देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या मूल अधिकार है? तो मैं कहूंगा ये अधिकार तो साथियों मूल अधिकार है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। फटाफट साथियों देखिए बताइए। चलिए साथियों अपना एक चैनल है टारगेट सिलेक्शन, जिसका नाम है, क्या नाम है साथियों? टारगेट सिलेक्शन है। वहां पर एसएससी जीडी के पूरे मॉडल भी आप लोग देख सकते हैं, मॉडल पेपर, यानी कि एक क्लास में 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीके प्लस करंट अफेयर के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, यानी कि पूरे 80 क्वेश्चन के साथियों वहां पर आपको करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उसको साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। किस चैनल को? ये अपना चैनल है साथियों टारगेट और करके साथियों क्या सिलेक्शन, टारगेट सिलेक्शन, ये सर्च कीजिएगा चैनल आ जाएगा। कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देखिए आपकी अगर बात करें, पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, दूसरा अधिवेशन 1886 में, तीसरा अधिवेशन 1887 में। तो जो तीसरा अधिवेशन था ना साथियों, इसकी ये कब हुआ था? 1887 में। ये कहां पर हुआ था? तो मद्रास में। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो ये सवाल आपसे बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। जनजाति, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो मैं कहूंगा थारू जनजाति की अगर बात करते हैं तो थारू जनजाति साथियों दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और अगर थारू जनजाति का 66% जो है ना, ये कहां रहता है पता? कहां निवास करता है? ये नेपाल में निवास करता है। जितनी भी थारू जनजाति उसकी 66% है। अगर गारो जनजाति की बात करते हैं, ये कहां पर पाई जाती है? ये जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है, ठीक है ना। ये कहां पर साथियों पाई जाती है? ये मेघालय में पाई जाती है। और भील जनजाति कहां पर पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब शेरशाह सूरी के साथ जाएगा। अगला सवाल है चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? मुझे बताइए। तो चरकुला की अगर बात करते हैं, ये तो साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों इसके बारे में, चरकुला नृत्य तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों क्या कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाता है लठमार होली कहां पर की जाती है। क्या? अगर देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो लठमार होली अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है साथियों मथुरा में जो बरसाना है ना, मथुरा में बरसाना, वहां पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है। लेकिन लठमार दिवाली नृत्य कहां पर किया जाता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। क्या? लठमार दिवाली नृत्य की जब हम बात करते हैं, किसकी? लठमार दिवाली नृत्य की अगर बात करते हैं तो यहां पर साथियों ये बुंदेलखंड में की जाती है। कहां पर साथियों? बुंदेलखंड में की जाती है। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इस सवाल की। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए और मुझे बताइए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि ये सवाल बहुत आपके एग्जाम में साथियों ट्रेंड करता है, तो मैं आपको दो नाम बताऊंगा। एक तो हीरा लाल चौधरी। क्या साथियों अगर आपसे कहा जाए क्या कि नीली क्रांति के जनक कौन थे, हीरा लाल चौधरी का नाम आ जाए तब भी आपको हीरा लाल चौधरी लगा देना है, या अरुण कृष्णन का नाम आ जाए, क्या अगर अरुण कृष्णन का नाम आ जाए तब भी आपको लगा देना। ये दोनों ही साथियों नीली क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। और नीली क्रांति का संबंध साथियों मत्स्य पालन से, किससे है? मत्स्य पालन से। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? मुझे बताइए। अगर हम बात करें साथियों डेल्टा कौन कौन सी नदियां नहीं बनाती, देखिए एक तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों डेल्टा नहीं बनाती हैं? क्योंकि ये साथियों एस्चुरी बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं। तो अगर बात करें नर्मदा नहीं बनाएगी, यमुना बनाएगी, गंगा बनाएगी डेल्टा, लेकिन नर्मदा नहीं बनाएगी। उसके बाद देखिए भूकंप की तीव्रता साथियों किसके द्वारा मापी जाती है? मुझे बताइए। तो किसके द्वारा साथियों? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। अगला सवाल देखिए भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा।
तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा को भी बनाती है। कुल कितने निर्वाचन, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो मैं कहूंगा 403 है। उसके बाद देखिए वन अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कहां पर है, तो ये तो वन अनुसंधान संस्थान साथियों देहरादून में है। उसके अलावा देहरादून में और क्या है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, तो आपको क्या बताना है साथियों, देहरादून आपको बताना है। लेकिन उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है, क्या चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है, अगर आपसे पूछा जाए तो कानपुर आपको बता देना। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, कहां पर है साथियों, ये कानपुर में है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, क्योंकि पूछा जाएगा, जो आपसे पूछा जाता है ना, कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये साथियों नई दिल्ली में, ये कहां पर है, ये नई दिल्ली में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए म्यांमार की राजधानी क्या है, मुझे बताइए। म्यांमार की, देखिए अगर म्यांमार की मुद्रा की बात करें, क्या म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा साथियों क्यात है। और म्यांमार की राजधानी क्या है साथियों, तो न्यायपीडो है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें साथियों टोक्यो, यानी कि जापान की राजधानी हो जाएगी, टोक्यो की बात करें जापान की राजधानी हो जाएगी। बैंकॉक की अगर बात करें साथियों थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी, कहां की, थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी। और ताइवान की राजधानी साथियों क्या है, ताइपे है। ये 3 से 4 सवाल आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता थी, तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में थी। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है साथियों, तो नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई साथियों, 1945 में इसकी स्थापना हुई। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, देखिए जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे ना, वो पूरे विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। तो मैं कहूंगा विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, लेकिन भारत के ये पहले थे, यानी कि भारत से जो गए थे ना वो पहले गए थे ये अंतरिक्ष यात्री। ये कहां के थे साथियों, ये पटियाला पंजाब के थे। कहां के थे, ये पटियाला पंजाब के थे। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, मुझे बताइए। देखिए ग्रैमी पुरस्कार की जब हम बात करते हैं ना, तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसको साथियों ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको साथियों ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। और इसका संबंध किससे है साथियों, संगीत जगत से इसका संबंध है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस साथियों 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो डींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। किसे जाना जाता है साथियों, हिमा दास को। इनपुट का आउट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट साथियों मुझे बता दीजिए। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण साथियों सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और ये साथियों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग इसको कहा जाता है। किसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को। उसके बाद देखिए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो अगर बात करते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी साथियों जल में घुलनशील होता है। हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों, फटाफट मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी साथियों, 1966-67 में हुई थी। और एम.एस. स्वामीनाथन की अगर बात करते हैं, इनको हरित क्रांति का एक तरीके से जनक कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, तो जलोढ़ मृदा भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कहलाई जाती है। और भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसे कहा जाता है। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसे कहा जाता है। अगर ये सवाल आ जाए, या पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, अगर ये सवाल आ जाए तो आंसर मैं आपको इसी क्लास में बता चुका हूं। बस 55 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों नीचे कमेंट सेक्शन में। कहां पर बताना है, कमेंट सेक्शन में साथियों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर आखिर क्या हो सकता है। चलिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक की अगर बात करें साथियों, उसमें उन सभी टॉपिक को कंप्लीट किया गया है जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। उसमें 80 क्वेश्चंस के पूरे मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। तो चैनल पर नए हैं एग्जाम फतेह पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ अगर आप शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
और डेली जीके जीएस प्लस करंट अफेयर की आपकी क्लास होती है इस चैनल पर, इसको डेली देखा करिए। मेरा मानना है कि एग्जाम को पास करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।